अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह का आगाज़ करें हंसी खुशी के साथ करें। आज के प्रोग्राम में जनाब बहुत कुछ होगा, बहुत सारी खबरों के हवाले से बात होगी, बहुत सारी अहम शख्सियात से आज के प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। अच्छा जी, मॉनसून का सीज़न तवील होता चला जा रहा है और ऐसे के हमें मालूम है कि बलूचिस्तान ने बहुत इस बार नुकसान उठाया है, तो इस हवाले से सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इन शो, उनसे हम जानेंगे। साथ ही साथ शहबाज गिल का बयान और इमरान खान साहब का जो खिताब है उस पर बात होगी प्रोग्राम में, और एक और सेगमेंट हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में जिसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, और वो सेगमेंट होगा कौमी रेसलर जमान अनवर हमारे होंगे आज के मेहमान नियो पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ साथ दीगर अहम सेगमेंट्स और खबरें प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन हम आगाज करेंगे प्रोग्राम का आज की टॉप स्टोरी से। जो बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने कल खिताब किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जिनका लबे-लुबाब ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे टेक्निकल तौर पर आउट करने की कोशिश की जा रही है। और बाकी वो जो अक्सर कहते हैं कि हुकूमत बाहर से आई है, और साजिश के हवाले से बात कर रहे थे कि खौफनाक साजिश का प्लान बनाया गया है, और प्लान बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़वाया जाए। उन्हें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम तकलीफ दिखाई दी कि फौज और हुकूमत एक ही पेज पर इस वक्त चल रही है और मौजूद है। भारत में कहा जाता था कि इमरान खान और फौज एक ही पेज पर हैं। इमरान खान ने कहा था कि बड़ी सियासी जमात को फौज के खिलाफ खड़ा करना मुल्क के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। साजिश वो लोग कर रहे हैं जो खुद बैरूनी साजिश का हिस्सा है, खान साहब कहते हैं, और पूरी कैंपेन की हुई है प्रॉपर, और हमारी और फौज की लड़ाई हो जाए इस हवाले से प्रॉपर मनसूबाबंदी की जा रही है और पार्टी तोड़वाने का पूरा प्लान है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक में इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा अगर कानून के खिलाफ था तो फिर उस पर चार्ज लगाएं। शहबाज गिल को अदालत में सफाई पेश करने का कम से कम मौका दिया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तर्जुमान वज़ीर आला साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। खान साहब ने फरमाया है कि उनकी पार्टी को फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है। ये साजिश किस तरह से हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और अगर साजिश हो रही है तो फिर शहबाज गिल साहब के बयान की मुजम्मत करना बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साजिश इस तरह हो रही है कि आज से 1.5 महीना पहले मेरे ऐसे शख्स को कि जो ओपनली ब्लंटली पाक फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की इज्जत और एहतराम और वकार का अलमबरदार है, सारी दुनिया जानती है, मुझे एक एनोनिमस नंबर से फोन आता है और वो तुम अदारों के खिलाफ बोलते हो, हम तुम्हें जान से मार देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर पीटीआई छोड़ दो, नहीं तो बुरे नताइज भुगतने को तैयार हो जाओ। अब आप मुझे ये बताएं, वो मुझे पता था कि वो एनोनिमस नंबर जो है वो आजकल सॉफ्टवेयर करते हैं, वो अपने आप फोन पे अपलोड कर लें तो आप किसी को भी इस तरह एनोनिमस नंबर से फोन कर सकते हैं। और ये बेगम सफदर अवान का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, जो सारी जनाब मीडिया में ये बात आ चुकी है, जो 2014, 15, 16 में भी जनाब इन्होंने क्रिएट किया था, जिसमें से डॉन लीक्स निकली थी, जिसमें से जजेस और अदारों और फौज और आईएसआई के खिलाफ कैंपेन निकली थी। ये उनका बनाया हुआ वो एक अदारा इन्होंने पिछले 1.5 महीने से बनाया है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए से जाली इन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उन अकाउंट्स के जरिए से शो ऐसे होता है जैसे वो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, वहां से जनाब फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ गलत किस्म की जनाब चीजें जनाब दाएं बाएं उसको तशहीर करना, प्रोपेगेट करना। फिर इसी तरीके से बेगम सफदर अवान का ये पुराना स्टाइल है, इस अंदाज की उम्र अय्यारी करना, चलाकी करना, वेपन्स की सियासत करना। तो हम उस कंटेक्स्ट के अंदर कहते हैं कि ये अब देखें ना, ये जो लसबेला का वाक़े के ऊपर जो एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की जो कैंपेन चली, उसमें ज्यादा किरदार जो है ना यही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो इसका मीडिया सेल चला रहा था। पीटीआई का झंडा लगा के जनाब अकाउंट बनाया हुआ है, पीटीआई के जनाब इमरान खान की तस्वीर लगा के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उधर से जनाब वो चीजें नेगेटिवली जनाब प्रोपेगेट हो रही हैं, और इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं कि जो हम पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो हम इमरान खान साहब ने उस तनाजुर के अंदर ये कहा कि बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ आलमी मुल्क दुश्मन अनासर हैं और कुछ ये जो आपकी इंपोर्टेड हुकूमत और ये नून लीग और बेगम सफदर अवान का मीडिया सेल है कि जो प्लानिंग के साथ जो है वो फौज और पीटीआई के दौरान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा बात करना चाहूंगी शहबाज गिल साहब के हवाले से। अच्छा, मीडिया सेल की आपने बात की, मीडिया सेल और ये जो मीडिया सोशल मीडिया पर तो पीटीआई भी काफी स्ट्रांग दिखाई देती है, तो ये हर सियासी जमात या पॉलिटिकल जितनी भी हमारी जमातें हैं वो तो ये देखे ना, सियासत की पेचीदगियां ये तो चलती रहती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर साजिश हो रही है तो फिर शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करना बनता है, लेकिन खान साहब ने उनकी मजम्मत नहीं की है। आप शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करते हैं? आप मुझे एक चीज बताएं
किसने शहबाज गिल के जनाब बयान को ऑन किया है? कल इमरान खान साहब ने चेयरमैन की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह जो है वो असद उमर साहब ने सेक्रेटरी जनरल से, फिर इसके अलावा जी चौहान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और शहबाज गिल वाला जो पूरा सिलसिला है उसके ऊपर हम उनसे राय लेने की कोशिश कर रहे थे। खान साहब ने भी जब खिताब किया तो उन्होंने भी शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं की। यही सवाल हमने फयाज हुसैन चौहान साहब के सामने भी रखा है। दोबारा उनसे कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश करें ताकि जो उनका मौक़िफ़ है, उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हम डायरेक्टली जान सकें और आप तक पहुँचा सकें। जो पूरी सूरत हाल है वो आप तमाम लोगों के सामने है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जो एक सिचुएशन अब बनती हुई दिखाई दे रही है और जो सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, ये चौहान साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जी सर बताइएगा, फरमाइएगा। जी चौहान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 आपको मैं सुन पा रही हूँ। जो मैंने आपसे सवाल रखा था मजम्मत के हवाले से, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मुझे बताएं कि कल से लेके परसों से लेके आज तक कोई एक लीडर बताए पीटीआई का, चेयरमैन से लेके सेक्रेटरी जनरल से लेके किसी ने भी उसके बयान को ऑन किया हो, उसको अप्रिशिएट किया हो। अच्छा। हमने तो ये कहा कि उसका जो गिरफ्तारी का तरीकाकार है, आप उसको कानून के तकाजों के मुताबिक, अगर आप कहते हैं कि उसका वो बयान गलत है तो कानून के तकाजों के मुताबिक उसको गिरफ्तार करते हैं। हमने ये कहा कि ये जो सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, बेगम सफदर अवान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, जावेद लतीफ, ये जो लोग बकवासात करते रहे हैं पाक फौज के खिलाफ, चलो शहबाज गिल ने तो एक बयान का एक पोर्शन था वो गलत था, फौज की चेन ऑफ कमांड के हवाले से, फौज के इंटरनल मामलात के हवाले से ना मुझे राइट हासिल है, ना आपको राइट हासिल है, ना पाकिस्तान किसी को ये राइट हासिल है कि वो उसके ऊपर कोई डिस्कशन करे जलसों जुलूसों पे या मीडिया में। लेकिन उसमें से तो मतलब निकालेंगे ना। इनके तो वीसीओ क्लिप्स मौजूद है कि जिसमें मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सरीहन गाली गलौच है फौज और अदारों के खिलाफ, वो तो सरीहन हर्जा सराई है, वो तो सरीहन तशराम तराजी है, वो तो सरीहन फौज की जनाब आला अफसरान नंबर 1 नंबर 2 उनके खिलाफ जनाब इल्जाम तराजी है। उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उसके खिलाफ इस अंदाज से क्यों नहीं जनाब चीजों को एक्टिवेट किया गया? तो हमारा मौकफ ये है कि उसके खिलाफ एफआईआर होती, एफआईआर के बाद सपोज वो बेल बिफोर रेस्ट करवाता, उसकी बेल बिफोर रेस्ट कैंसिल हो जाती, वो गिरफ्तार होता, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन होती, उसके मुताबिक उसके खिलाफ सारा एक्शन किया जाता। लेकिन जिस अंदाज से उसको पकड़ा गया, गुंडागर्दी की गई, ये इस हुकूमत राना सनाउल्लाह और इस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बौखलाहट का आलम है कि जो पीटीआई और इमरान खान साहब का ये मुकाबला नहीं कर सकते, ना जमहूरी मैदान में, ना सियासी मैदान में, ना परफॉर्मेंस के मैदान में, तो अब इन्होंने ये हथकंडे अडॉप्ट करना शुरू किए। चौहान साहब ये देखिए, इदारे और फौज हमारी है, ये बात तयशुदा है, साबितशुदा है, इस पर हम तमाम लोग एक ही पेज पर है। आपकी पार्टी ने इदारों के मुतालिक जानवर जैसे अल्फाज से पहले इस्तेमाल हुए, आई एम श्योर आपके भी नॉलेज में होंगे, शोहदा की किरदार कशी के हवाले से नौजवानों को भी जो गुमराह किया गया, क्या आप इस पर मौक़िफ़ रखेंगे, क्या कहेंगे? आज वही लाइन ले रहे थे जो सोशल मीडिया बड़े अरसे से उस पर चल रही थी कि एजेंसियों की पूरी तहकीकात मौजूद हैं जिनमें 6 लोगों के खिलाफ मजबूत सबूत हैं। एक बात अपने जहन में बिठा लें कि शोहदा के हवाले से पीटीआई के अंदर कोई शख्स नहीं सोच सकता कि उनको माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह कोई डिग्रेड करे। यही तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि जो बेगम सत्तर अवान का मीडिया सेल कर रहा है, ये इसी को तो हम फाइट आउट कर रहे हैं। बाकी मेरा जाती राय ये है और हमारी पार्टी की, नदिया आपको मैं एक चीज बताऊं, पिछले 3.5 साल जब हमारी हुकूमत रही, हमने 3 दफा सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की कानून बनाकर, लेकिन मीडिया और फिर यही हुकूमत के अंदर जो इस वक्त आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन सारा जत्था इकट्ठा हुआ है, इन्होंने हमारे रास्ते की रुकावट बने। आज अगर जो हम कोशिश कर रहे थे सोशल मीडिया को सिंक्रोनाइज करने की, उसको जनाब स्ट्रीमलाइन करने की, अगर हुआ होता तो किसी किस्म की इररिस्पांसिबिलिटी सोशल मीडिया के अंदर किसी को ये करने की जरूरत ना होती। मेरी जाती राय में क्रॉस द बोर्ड, चाहे जिसका जिस पार्टी से ताल्लुक है, सोशल मीडिया के अंदर क्रैकडाउन होना चाहिए। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप, अदालतें, फौज, अदारे, आईएसआई, मिलिट्री, सिविल एजेंसीज, उनके हवाले से कोई नेगेटिव कोई एक्टिविटी, कोई फिरका वाराना एक्टिविटी, किसी की जात के हवाले से जो हर वक्त
जनाब आप यहाँ पर चौहान साहब चले हम एक बात पर तो आ सकते हैं ना कि अगर चाहे मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल की बात की जाए, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात की जाए या फिर पीटीआई की बात की जाए, अगर फौज इदारों के खिलाफ कोई भी इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है या कोई मुल्क दुश्मन या कोई नफरत अंगेज कोई कंटेंट सामने आता है तो उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। आप उसकी मजम्मत कर दें ऑन एयर कि कोई भी जमात हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको नहीं करना चाहिए ये। जनाबे वाला क्यों नहीं करेंगे? फयाज चौहान, इमरान खान नहीं करेगा तो और क्या जनाब आसिफ जरदारी करेगा? वो सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ करेगा जो नाम ले लेके पाक फौज के चीफ को जो बुरा भला कहता रहा, जो नाम ले लेके ISI चीफ को बुरा भला कहता रहा। बेगम सफदर अवानपुरा जो है मजम्मत करेगी जो ओपनली अपने सामने 200-300 लड़कों को लड़कियों को खड़ा करके नारे लगवाती रही है। मियां जावेद लतीफ करेगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सिर्फ लीडरशिप को खुश करने के लिए अपने पाकिस्तान के खिलाफ। चौहान साहब फिलहाल तो देखिए ना शहबाज गिल साहब का मामला इतना हाईलाइट है और वही कहा कि हमने उसको ऑन नहीं किया उसके स्टेटमेंट को। सर मजम्मत भी नहीं की खान साहब ने उस हवाले से, लेकिन खुदगदाब भी किया उन्होंने। कौन मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा आज पिछले 4 महीनों में खान साहब ने कम से कम 20 से 25 दफा जलसे जुलूसों में लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक फौज पाकिस्तान की सरबलंदी की जामन है, इमरान खान अहम नहीं है, पाक फौज अहम है। अच्छा फयाज साहब बिल्कुल आपने चौहान साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई। जो शहबाज गिल साहब ने जो बात बोली, जो उनका बयान, उस पर आप समझते हैं कि वो गलत बात हो गई, गलत सिलसिला हो गया पूरा? भाई उसके पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो उसने चेन ऑफ कमांड के हवाले से, जो लांस नाइक से लेके कर्नैलों के हवाले से जो बातें की हैं वो बातें गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। किसने कहा कि हमने से किसी ने कहा कि सही है? लेकिन मैं कहता हूं ये जो हमने 6-7 मसाले हम दे रहे हैं इन तो यानी कि फिर जो मुकदमा बनाया गया, जो गिरफ्तारी, फिर वो दुरुस्त बनती है? और भाई वो गलत तरीके से की गई ना, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तरीका जो है गिरफ्तारी का वो गलत है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब गलत हैं और उन्होंने जो टोटल बात की वो दुरुस्त नहीं थी और कोई भी पार्टी का जो रहनुमा है वो इस हवाले से सब लोग एक ही पेज पर हैं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जो तरीका गिरफ्तारी था उसके ऊपर वो थोड़ा सा बरहम दिखाई दे रहे थे कि वो दुरुस्त नहीं था। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा करते हैं ज्वाइन, साथ रहिए। Pakistan, dear Pakistan, Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan। वेलकम बैक, प्रोग्राम में खुशामदीद। तो जनाब मॉनसून का पीरियड काफी तवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में मजीद बारिशों, सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। बलूचिस्तान में मॉनसून का चौथा स्पेल है और इस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश होती रही। सुपर हाईवे और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। कायदाबाद और मलीर की अगर बात की जाए वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हुई और सबसे ज्यादा 32 मिलीलीटर बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड की गई है। दोपहर 2 बजे तक PAF फैसल बेस, शाराय फैसल और सरजानी टाउन में 26, जना टर्मिनल पर 25.9, नाजमाबाद में 22, यूनिवर्सिटी रोड पर 19.5, एयरपोर्ट के ओल्ड एरिया में 18.22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे मॉनसून के स्पेल के हवाले से, जो कि अब तवील होता हुआ मजीद दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी हमने बात की थी कि इस बारिश ने, इस स्पेल ने खासी तबाही मचाई है। हमारे साथ मौजूद है जनाब बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने वक्त निकाला। इस मर्तबा मॉनसून का स्पेल बार बार आ रहा है, क्या ये मामूल के मुताबिक है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए मामूल के मुताबिक तो नहीं है, मतलब गैर मामूली बारिशें हुई हैं। जुलाई के रिकॉर्ड्स अगर आपकी नज़र से गुजरे और जो हमने रिपोर्ट पब्लिश की थी पूरे मंथ की, तो उसमें 181% मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। सिंध में 308% ज़्यादा हुई हैं जुलाई को जुलाई से जब हम कंपेयर करते हैं पिछले सालों के जुलाई के साथ। तो बलूचिस्तान में 450% ज़्यादा हुई हैं, आपकी पंजाब में 116% ज़्यादा हुई हैं और पूरे पाकिस्तान को एज ए होल लिया जाए तो 181% जुलाई में ज़्यादा बारिशें हुई थी। फिर अगस्त के लिए जो आउटलुक इशू की गई थी अगस्त के शुरू के दिनों में, जुलाई के आखिरी दिनों में इशू हुई थी, तो उसमें भी यही डिपार्टमेंट ने कहा था कि
अगस्त भी मामूल से ज़्यादा बारिशें मतलब होंगी अगस्त में भी। तो वो इत्तेफाक से अभी तक तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अब जो स्पेल जा रहा है यानी सिंध में दाखिल हो चुके हैं, गुज़श्ता रोज़ सिंध के बेशतर अजला में बहुत तेज़ बारिश हुई है। नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक स्टेशन है पड़ीदन, वहाँ पर 142 मिलीमीटर, इसी तरह से हैदराबाद में 65 मिलीमीटर, टंडोला यार में 60 से ऊपर, कराची में 50 मिलीमीटर से ऊपर। आपने जो फिगर्स बताई वो कुछ देर पहले की थी, जो लास्ट फिगर थी वो 52 मिलीमीटर या इतनी हुई है फैसल बेस पे। तो ओवरऑल मतलब 25-30 से लेकर 50 से ज़्यादा कराची में हो चुकी कल, और आज दोबारा इम्कान है दिन में फिर तेज स्पेल का, और फिर रात से आनवर्ड कल तो मुसलसल ही है, वक्फे वक्फे से पूरा दिन ही बारिश रही कल और परसों दोनों दिन। कराची की मैं खासकर बात कर रही हूँ, कराची में कल बारिश होती रही। आने वाले दिनों में जो पूरा आगे आने वाला हफ्ता है उसमें क्या इतलात हैं, क्या प्रेडिक्शन है मौसम के हवाले से? देखिए ये जो स्पेल है ये कम से कम 14 अगस्त तक चलेगा पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में भी। बलूचिस्तान के वो अजला जो पहले ही सैलाब से बहुत मुतासर हुए थे ज़्यादा बारिशों से, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग स्पेल है जो कल के बाद यानी 12 तारीख की, आज रात से कह लें, आज रात के बाद और फिर कल परसों तरसों वहाँ तो 17-18 अगस्त तक इस तरह से ये स्पेल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ासी तेज़ बारिशें हैं बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और जनूबी अजला में। तो इसी तरह से सिंध में भी खासा तेज़ स्पेल है कराची समेत, और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है कराची में, हैदराबाद में, ऊपर दादू, कंबर शदात कोट और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, चूँकि कीरथर जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है मुसलसल अगले 3-4 दिन। तो ज़ाहिर है कि जो शुमाली यानी नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, कंबर शदात कोट और दादू जामशोरो वगैरह, वहाँ पर ऊपर से नदी नालों का जो पानी नीचे आएगा तो वो भी एक तरह से नशेबी इलाकों में पानी मतलब जमा होने और सैलाबी कैफियत का खदशा है। अच्छा, अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, चौथा स्पेल है यहाँ पर और इससे पहले बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ, वार्निंग हाई अलर्ट अभी भी जारी किया जा चुका है। जो अब ये वाला स्पेल है ये कितना ख़तरनाक, खुदा ना खास्ता मेरी दुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतना ख़तरनाक ना हो, कोई नुकसान ना हो, लेकिन अभी तो पहले नुकसान पूरे नहीं हुए हैं, दुख की बात ये है। तो क्या कहेंगे आप? जी, इस स्पेल के नतीजे में भी मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो यानी ये सिंध पे से होता हुआ बलूचिस्तान की तरफ आगे बतदरीज बढ़ेगा, आज नहीं तो कल से शुरू हो जाएगी। तो हैवी फॉल्स ही मुतवक्के हैं, यानी तेज़ मूसलाधार बारिश दोबारा से इत्तेफाक से उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का और फिर ऊपर खुजदात डिस्ट्रिक्ट और इधर मकरान पे जो औरमारा शहर है कोस्टल सिटी, और इसी तरह से आगे पसनी और गवादर तक पे भी बारिश हो जाएगी, और उससे ऊपर केच, तुरबत, पंजगूर और दूसरे नौशकी, कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, झलमगसी, नसीराबाद, जाफराबाद, इन सभी एरियाज़ में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। और वहाँ लंबा स्पेल है, यानी सिंध में तो हो सकता है कि 14 अगस्त तक और 15 अगस्त की सुबह तक चले और उसके बाद 1-2 दिन का ठहराव आए और फिर 17 से फिर एक और स्पेल है। लेकिन बलूचिस्तान में ऑलरेडी मतलब आलमोस्ट ये स्पेल प्रोलॉन्ग करके कंटिन्यू करेगा, कोई 18-19 हो सकता है, कुछ एरियाज़ में 20 अगस्त तक ये चले सिलसिला। तो समझ लें कि एक हफ्ता 8-10 दिन का स्पेल है, वहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिशें होती रहेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ की सूरत हाल जो पहले ही बड़ी मतलब सैलाब की वजह से ख़राब थी, तो उसमें मज़ीद खदशा है कि मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है। सरदार सरफराज साहब, ये जो हमेशा से हम जिक्र करते आ रहे हैं और बहुत तस्करा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ अपनी अवेयरनेस के लिए, मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ ये हमारे साथ, खासकर इस खित्ते की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या तब्दीली होगी और क्या असरात होंगे? कुछ इस पर स्टडी हुई है? ये खुदा ना खास्ता मामला कोई ख़तरनाक तो नहीं है, हाथ से निकलता तो नहीं दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान के मौसम के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के असरात आप देख रहे हैं, इस दफ़ा हमारे यहाँ मार्च से हीट वेव आना शुरू हो गई थी। मार्च से लेकर मिड जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, और हमारे यहाँ जो ज़्यादा बारिशें होती हैं इसमें उस गर्मी का भी खासा कंट्रीब्यूशन होता है। जी, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो मौसम की तब्दीली, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी जो
बलूचिस्तान की बात की जाए, खासकर वहाँ पर चौथा स्पेल बारिशों का जारी है और एनडीएमए को भी उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, वार्निंग दे दी गई है। और दुआ ये है, उम्मीद ये है कि खुदा ना खास्ता ये जो मौसम है ये कोई तबाही ना लेकर आए और सबके लिए अमन का बाइस रहमत बनकर ये बारिश है और रहमत ना बने किसी के लिए भी, और हम मजीद जो है कोई माली किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू, सेगमेंट्स और मेहमानों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। नाज़रीन, जब लहू सफेद हो जाए, जब अपने बात ना पूछे, जब हमसाए को हमसाए के हालात की खबर तक ना हो, जब बावजूद तलाश के नौकरी ना मिले और मकान मालिक चीख चीख कर किराए मांग रहा हो, जब मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा हो, जब सियासतदान दस्तों गिरेबां हो, तो ऐसे में राना अतीक जैसे किरदार मंजरे आम पर आते हैं जो कौम का इज्तिमाई नोहा लिख कर जाते हैं। फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद के राना अतीक ने अपनी 2 बच्चियों को ज़िबा किया और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। मरहूम राना अतीक ने एक खत लिखा जाने से पहले, जिसकी इबारत मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। मैं राना अतीक रहमान अपनी बेटियों को छुरी से ज़िबा कर रहा हूं। ऊपर मोहम्मद उस्मान का किराया 1,46,000 देना है। उन्होंने बहुत तंग किया। मैं 15 साल से इस मकान में किराए पर रह रहा हूँ। बीवी की वफात के बाद नौकरी ना होने की वजह से सख्त परेशान हूँ और अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जनाजे को ईदी वेलफेयर के हवाले किया जाए और पोस्टमार्टम ना किया जाए और इज्तिमाई कब्र बनाई जाए और घर का सारा सामान ईदी वेलफेयर को दे दिया जाए। शुक्रिया राना अतीक रहमान। यकीनन आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो चुके होंगे और नहायत ही दुख का ये वक्त है जब मुल्क की जो सूरत हाल है, महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुकी है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक ऐसे मुश्किल दौर में इस वक्त हम जी रहे हैं। अपनी कोई जान ख़त्म ना करे तो क्या करे, लेकिन इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ज़िंदगी अगर आपके लिए दरवाज़े तंग कर दे और मुश्किल हालात आ जाएं तो हम अपनी जान ही ले लें। जो ये किया गया, आई एम श्योर बहुत मुश्किल हालात होंगे, बहुत मुश्किल और बहुत कड़ा वक्त होगा, लेकिन अपनी 2 बच्चियों को ज़िबा कर देना, उसके बाद अपनी जान दे देना, ना जाने किन चैलेंजेस से, किन मुश्किल दौर से, किन मुश्किल हालात से, किस ज़हनी कैफियत से ये शख्स गुजरा होगा और कोई मदद को नहीं पहुंचा। बात करेंगे इसी हवाले से ब्यूरो चीफ शाहिद अली फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनसे हम पूरे जो वाक़या है उसकी डिटेल जानेंगे। शाहिद साहब, पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, क्या इस वाक़े से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? शाहिद अली साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि वाक़े के जो हक़ाइक़ हैं, जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं, क्यों ये शख्स इतना तंग था, क्यों कितना मालिक मकान ने इसको तंग कर रखा था, कोई इसके आसपास इसकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं था। इसने अपने ख़त में भी लिखा है कि बार बार नौकरी की तलाश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। और ये जो ख़त अपने जाने से पहले आखिरी वक्त में अतीक रहमान ने लिखा, ये बड़ा दर्दनाक है, ये बड़ा खौफनाक है और यकीन जानिए कि बड़ा मुश्किल रहा होगा अपनी 2 बेटियों की इस तरह से जान ले लेना। मैं वही बात कर रही हूँ कि न जाने किस ज़हनी कैफियत से ये शख्स 2-4 होगा, किस ज़हनी कैफियत से ये गुजरा होगा कि इतना एक्सट्रीम स्टेप जो उठाया कि अपनी बच्चियों को भी कत्ल कर डाला और उसके बाद अपनी भी जान उसने ले ली। शाहिद अली साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, किस बेचारगी का सामना करना पड़ा था अतीक रहमान को? देखिए, जो अतीक रहमान है, बड़ा उसके बारे में जो पता चला कि बड़े रीजनेबल एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक जो ब्यूटी शॉप की कंपनी थी उसमें वो काम करते थे और बड़ी अच्छी उनका जो लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा था और पिछले 20 साल से वो इस घर में रहायश पजीर थे। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े नाज और नखरों के साथ पाला था और बड़ा अच्छा एक जो वेल सेटल्ड फैमिली होती है ना,
वो उनका माहौल था। और चंद माह पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद वो बेरोजगार हो गए और फिर वो मुआशरे में एक सिर्फ इस खौफ से कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने अपने साथ अपना दर्द जो है किसी का शेयर नहीं किया और डिप्रेशन की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों तंग आकर जो है मुआशरे के, मैं समझता हूँ कि मुआशरे के रवैयों से तंग आकर जो हुक्मरानों ने एक महंगाई की, बेरोजगारी की और एक जो प्रेशर था, और इसमें तो आम आदमी जो है जो रोजगार कमा रहा है वो इतना परेशान हो चुका है। तो जो एक बंदा बेरोजगार था अरसा दराज से, उसने इस हुकूमती जो प्रेशर, जो महंगाई हुई, उसके हाथों जो मजबूर होकर ये इंतहाई कदम उठाया। देखिए कितना मुश्किल होता है कि आप जो है अपने हाथों से पाली हुई अपनी औलाद को जो उसकी जान ले, बाद में अपनी भी जान कुर्बान करें। और मेरे साथ उस वक्त उनके ब्रदर इन लॉ मौजूद हैं, दिलनवाज, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। दिलनवाज साहब, आपके वो ब्रदर इन लॉ थे राना अतीक साहब, तो इस अफसोसनाक वाक़े पे जितना भी अफसोस किया गया कम है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि जो ये महंगाई की रफ्तार चल रही है बड़ी तेज़ी से, बड़ी फास्ट, ठीक है, इस पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत से ख़ानदान जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और बेरोजगार शिकार है, उसकी वजह से ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। उन्होंने कभी आपसे शेयर किया कि मैं यार परेशान हूँ, मेरे आपकी जो भांजियों ने हुए कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है? जी, लास्ट टाइम जब उनकी मिसेज की डेथ हुई थी ना, उस वक्त उसकी जॉब रही थी, उसके बाद वो जॉब की तलाश करते रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन जॉब नहीं मिल सकी। एक तो ये टेंशन सी, नंबर 2 उनका एक मकान भी किराए का था जिसमें रहायश पजीर थे और 2 बच्चियां थी, बच्चियों की सरपरस्ती का मामला था, फिर वो घर से जॉब पे जाते, तलाश करते, पीछे बच्चियों का मामला था। ये सारी चीज़ें उसने अपने दिल में छिपा कर रखी, लेकिन ये आज अब बाद में हमें मालूम हो रहा है जी रिश्तेदारों से कि ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये उसके मसाइल थे जो उसने किसी से शेयर नहीं किए, अपने अंदर ही अंदर ले गए। उन्होंने अपने प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं किए और खुद में वो इस इंतहाई फैसला उठाने पर पहुंचे। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल दौर रहा होगा अतीकुर रहमान के लिए, लेकिन जितना शदीद या एक्सट्रीम कदम उठाया गया और जिस तरीके से कत्ल किया गया अपनी 2 बच्चियों को छुरी के साथ, आपने जानने की कोशिश की जो लोग यहाँ पर है 20 साल से वो यहाँ के यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, यहाँ पर रह रहे थे, इस घर में मकीन थे, जो जहनी कैफियत थी, किसी जहनी पेचीदगी का ऑब्वियसली एक इंसान अगर मुसलसल डिप्रेशन का शिकार हो तो भी इतना एक्सट्रीम कदम उठाता है। सोच के खौफ आ रहा है कि अपनी बच्चियों को छुरी से कत्ल कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया, गर्दन पर छुरी फेर दी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उनकी जहनी कैफियत के बारे में क्या बताते हैं, कितना डिप्रेस थे आखिर वो? अच्छा, जिस रात उन्होंने मेरी मुख्तलिफ अफराद से बात हुई है, जिस रात वो उन्होंने आखिरी रात जो है वो अपने अजीजों के साथ बैठे रहे, दोस्तों के साथ बैठे, उनके साथ गपशप बुलाते रहे, लेकिन खामोश और कुछ घुटन का शिकार थे। उन्होंने जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने पूछा भी कि क्या बात है, आप आज कुछ इन्वॉल्व नहीं आ रहे हैं, कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। रात 12 बजे के बाद अपने घर आते हैं और घर में आने के बाद जो वो किस वक्त उन्होंने ये काम किया वो तो किसी को हतमी तौर पर मालूम नहीं है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये कब इनकी जो है इनके साथ ही वाकई पेश आया, कितने घंटे हुआ था। लेकिन एक जो परेशानी की कैफियत थी, मैं समझता हूँ कि लोगों का ये कहना है और सोशल मीडिया पे भी ये बहस जारी है, खासतौर पर फैसलाबाद में, कि वो तंजीमें कहाँ पर हैं जो कहती हैं कि हम लोगों के दुख दर्द बांटते हैं, हम इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि जो राजपूत बरादरी की बहुत सारी तंजीमें हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि उनका एक जो फर्द जो है वो इस कसम परसी की हालत में था कि वो उसे इतना इत्मीनान भी नहीं दिया गया था कि वो अपना दुख शेयर करे। और उनकी जो चूंकि वो एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे और किसी के आगे हाथ फैलाना भी नहीं चाहते थे, और फिर मुआशरे में एक घुटन और इसके वजह से वो एक इस इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए। पुलिस ने ये जो मकतूलिन की लाश को तदफीन कर दी गई है, आज उनके कुल के रस्म कुल थी और पुलिस ने जो पोस्टमार्टम करने के बाद अभी हतमी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन
जो अभी तक शवाहिद हैं, जो क्राइम सीन से मिले हैं, उनका जो तमाम तरह अभी तक फोकस यही है कि ये जिस तरह तहरीर लिखी गई राना अतीक की मरहूम की जानब से, ऐसा ही है। चूंकि वो उनकी मिसेज को डेथ के हुए 7 से 8 माह बताए जा रहे हैं, और इसकी डेथ के बाद उनके घर के हालात यकसर तब्दील हो गए थे। पहले उन्हें ऑफिस की जानब से गाड़ी मिली हुई थी। पुलिस इस पर किस तरह से क्या पेशरफ्त हुई है? पुलिस का क्या मौकफ है? जो मालिक मकान है उनसे किस किस्म की तफ्तीश कार्रवाई की गई? क्या बात सामने आई? देखिए, जहां तक पुलिस जो का ताल्लुक है, तो उनके जो मोहल्लेदार ने बताया कि उनके साथ बड़े एक फैमिली रिलेशन थे, और काफी माह का किराया भी उन्होंने अदा नहीं किया था। उसके बावजूद हालांकि 1 से 2 माह का किराया अगर कोई अदा ना करे तो मालिक मकान सामान उठा के बाहर रख देते हैं या उन्हें बाहर निकालने को सोचते हैं। ये तकरीबन 1 साल से ज्यादा का किराया था, जो इसके बावजूद उनका जो ज़ाहिर है एक आध मरतबा तो हर बंदे के कहना अखलाकी फर्ज बनता है, लेकिन जो बात है कि इस किस्म का कोई बहुत ज्यादा तनाज़ा नहीं था। हमारे साथ पुलिस के हवाले से मुतलका एक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, फैज अहमद साहब, इनसे बात करते हैं कि पुलिस इस हवाले से कहाँ तक पहुंची है। आप बताइए कि पुलिस इस सारे केस को किस तरह देखती है? ये पहले तो यही नजर आता है कि ये खुदकशी है, लेकिन बाद रिपोर्ट जो PSF है या जो मेडिकल है उसके बाद ये बात क्लियर होगी कि असल को और हक़ाइक़ हैं या जो उसने वसीयतनामा लिखा है उसके मुताबिक है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे ये खुदकशी नजर आती है। जैसे उन्होंने बताया कि बज़ाहिर एक ये जो इस तरह खुदकशी का ही एक वाक़या लगता है, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कोई हद कायम की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी जो वॉइस नोट किया गया इस शख्स की जानिब से, अतीकुर रहमान के जानिब से, अपने किसी दोस्त को, अपने करीबी अहबाब को, ये कहा गया कि बहन भाइयों का एहसान भी मत लिया जाए तदफीन वगैरह के लिए। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कुछ फैमिली इशूज़ भी चल रहे थे, डिप्रेशन भी चल रहा था उनकी वाइफ के डेथ के बाद। लेकिन अगेन आई थिंक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की, फैमिलीज़ को। अगर कोई इंसान जॉबलेस है तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई काउंसलिंग नहीं होती है। कोई इंसान डिप्रेशन का अगर शिकार है, कोई इंसान अगर स्ट्रेस का शिकार है, तो उसको नहीं पता कि उसको उस मसले से किस तरीके से निकलना है, और हमारे आसपास के लोग भी हमें हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। तो हमारे माशरे को इस हवाले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा? मीडिया तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये बात दूर दराज हर छोटे इलाके तक भी पहुंचनी चाहिए कि अगर खुदा ना हादसा कोई मुश्किल सूरत हाल सामने आ जाती है, अगर कोई इंसान जॉबलेस होता है या कोई और मसला हो जाता है, तो उस परेशानी से आपको कैसे निकलना है, और हमें अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो हम इमोशनली तो किसी का साथ कम से कम निभा सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, अमरीकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद बिलाखिर गिरावट का शिकार है और इसकी कदर अब मुसलसल कमी की जानिब है, जबकि पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। डॉलर सस्ता होने के बाद इंटर बैंक में 222 रुपए का हो गया है। इसी के ऊपर बात करें कि हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, बिलाखिर जो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है उसमें कमी हो रही है, रुपए की कदर में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, बेहतरी की जानिब है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बात ये थी कि न सिर्फ ये कि अभी कमी है, बल्कि मैं समझता हूँ सितंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि वर्स्ट इज ओवर। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वर्स्ट इज ओवर का मतलब यह है कि हमने IMF के पास हम गए और हमने उनसे कहा कि जी कर्जा तो आप मंजूर कर ही लेंगे, हमारे कर्जे का हजम भी बढ़ा दें, यानी 6 अरब के बजाय 7 अरब डॉलर कर दिया। दूसरा, ये प्रोग्राम खत्म हो रहा था सितंबर 2022 में। IMF से ये एग्री हुआ है कि ये जून 2023 तक चलेगा, यानी मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई बड़ा माशी बहरान बज़ाहिर आने का इम्कान नहीं है। तीसरी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी तक ऐसे कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमसे ये कहा है कि IMF से आपको किस्म जब मिल जाएगी, मंजूर हो जाएगा, जो कि अगस्त में यकीनन मिल जाएगा हमें 1.7 अरब डॉलर, तो हमारे दोस्त ममालिक हमें कर्जा देंगे, हमारे यहाँ डिपॉजिट रखेंगे, हमें उधार एनर्जी देंगे,
इन तमाम सूरत हाल के नतीजे में न सिर्फ ये कि रुपया बेहतर होगा, बल्कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो जो है वो बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोई आदमी माशी बहरान का नाम नहीं ले सकेगा और रुपया, जैसे मैंने कहा, मुस्तहकम होता रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी कौम पर भी आ गई है और हुकूमत पर भी आ गई है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जून 2023 तक हमें किस्तें मिलती रहेंगी। तो ये जो हमें बहरानी कैफियत है, ये इसको हम मोहलत समझें कि इस मोहलत में अगर हम मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार कर लें, बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हसार कम कर लें, मुल्की जो हमारे वो हैं रिसोर्सेज जिसमें टैक्सों की वसूली है, मुल्की बचतें हैं, मुल्की सरमायाकारी है, इसको बढ़ाएं तो फिर हम खुद निसारी की तरफ जाएंगे। क्योंकि अब दुनिया में हालात इस तरह तब्दील हो रहे हैं कि हमने देखा कि बांग्लादेश, जिसकी बरामदात हमसे 20 अरब डॉलर ज़्यादा थी सालाना, जो कि जिसकी फ़ीकस आमदनी भारत से ज़्यादा थी, वो मजबूर हुआ IMF के पास रश किया उसने कि जी जो हालात दुनिया में बदले हैं, यूक्रेन की जंग है, कोविड-19 की नई लहर है, तो बांग्लादेश भी गया है, श्रीलंका तो हालात ख़राब है ही। तो जो दुनियावी हालात हैं, कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि अशराफिया की मईशत से पीछे छुटाएँ, बैरूनी वसाइल पर इन्हसार कम करें, मुल्की वसाइल पर इन्हसार बढ़ाएँ। बरामदात इज़ द की, यहीं से आपको मईशत तरक्की करेगी, यहीं से लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहीं से ज़र मुबादला मिलेगा। लेकिन अगर सियासी मफादात के झगड़े ही हम करते रहे, किसी को ये एहसास, अपोजिशन को भी ये नहीं है कि ये वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अगर अफरा तफरी रही, कोविड-19 तो पहले ही नई लहर आई हुई है दुनिया भर में, यूक्रेन की जंग के मनफी असरात हैं, अगर ये सियासत यकीनी खुदा नखास्ता रहती है, अगर आपस के झगड़े रहते हैं, बाहर से सरमायाकारी नहीं आती, अशराफिया की मईशत बरकरार रहती है, तो खुदा न खास्ता फिर वही होगा कि जब जो IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा हम दोबारा चले जाएंगे। तो ये कुदरत ने हमें मौका दिया है मेरे हिसाब से। अब ये देखना कि हुकूमत और कौम इससे किस तरह फ़ायदा उठाती है। डॉक्टर साहब, जो महंगाई से डॉलर रेट ज़्यादा हुआ और फिर तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से भी ज़्यादा महंगाई हुई, क्या इसमें वाज़ेह कमी आएगी आने वाले वक्त में? देखिए, महंगाई में वाज़ेह कमी इसलिए नहीं आएगी कि हमने 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं बजट जो लाए थे, उसके बाद, बजट आने के बाद फिर हमने IMF से ये तय भी किया कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बढ़ाते रहेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे। लेकिन आलमी मंडी में, जैसे अभी आपने कहा कि तेल की कीमतें और जो दूसरी अशिया की कीमतें, उसमें कमी का रुझान हो सकता है और अगर रुपए की कदर में जो है वो बेहतरी आती है, तो जो इंपोर्ट्स हमें 80 अरब डॉलर के इंपोर्ट हैं, इसको कम कर लें। लेकिन ये उसका जो इम्पैक्ट आएगा तो ये 24% तो नहीं रहेगा जो इस वक्त है, लेकिन महंगाई की शरह ऊंची रहेगी और शायद खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होगी। लेकिन वर्स्ट इज़ ओवर, महंगाई रहेगी और शरह नमू सुस्त होगी। ये वो कीमत है जो आप बैरूनी वसाइल पर दे रहे हैं। तो कौम को यही समझना होता है कि जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, उस पर यह कहूँगा, अगर इस मोहलत से फ़ायदा उठा के हम मुल्की वसाइल नहीं बढ़ाते तो अफराद की शरह ऊंची रहेगी, बेशक 24 से कम होगी, और शरह नमूस रहने से रोजगार के मौके नहीं आएंगे। शाहिद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, इनकी मौजूदा मुआशी बहरान से बचने की पॉलिसीज को या हिकमत अमली को आप किस तरीके से, किस निगाह से देखते हैं? ये अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सितंबर के महीने में अगर कोई आदमी ये कहे पाकिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है तो वो दुश्मनी होगा। लेकिन जो चीज़ हमें कहना है कि इन्होंने ये किया है कि दोस्त ममालिक से और IMF से बड़े पैमाने पर कर्जे लेने के मुआहदे किए हैं। तो ये उस वक्त तक सही है, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर ये बैरूनी वसाइल से जो आपको मोहलत मिलती है, जो जून 2023 तक मोहलत मिलती है, इससे फ़ायदा अगर हम उठा लेते हैं, और जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, मेरे ख्याल से तीनों पार्टियों में सबसे जो अच्छा जो मंशूर है वो है मुस्लिम लीग नून का। वो कहते हैं हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और जो है काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे, एनर्जी के शोबे में इस्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। तो दुनिया की, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दुनिया की मईशतें 2023 में मुश्किलात का शिकार रहेंगी। यूक्रेन की जंग जो है इतनी जल्दी अभी उसके असरात ख़त्म नहीं होंगे, और दुनिया भर में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने भी बढ़ाए और ये यूरोपियन यूनियन ने भी बढ़ाए, चीन ने भी बढ़ाए, जो दुनिया की करेंसीज हैं उन पर दबाव है। इन हालात हमें ये पैसा जो मिल रहा है, तो हमारा कमाल यही है कि इस वक्त बेशक कर्जे ले लें ताकि जो पिछली हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा के गई थी उसके असरात से निकल आएँ,
लेकिन अगर मईशत को तरक्की की राह पे नहीं डाला, जो 1993 से अब तक ये होता आ रहा है कि एक हुकूमत आती है, वो कहती है मईशत बहरान का शिकार है, वो IMF से कर्जा लेती है तो कहते हैं हमने मईशत बेहतर बना दी, हुकूमत जाती है, IMF का प्रोग्राम खत्म होता है, फिर बहरान आ जाता है। अब ये 7वीं मरतबा नहीं होना चाहिए। हमें जो इस्लाम अल्लाह ने दिखाया है कि आप खुद निसारी करें और हालात से सीखें, तो हमारा सबक अगर आज है तो अल्लाह ने ये मौका दिया इस हुकूमत को, कर्जे मिल रहे हैं, दोस्त मवालिक आ रहे हैं, तो अपनी बचतें बढ़ाएं, अपनी टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, अपनी बरामदात आएँ। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ये जो अय्याशी हो रही है पाकिस्तान में, 80 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स की हैं। जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से हम मजीद भी बात करेंगे। डॉलर सस्ता होने के बाद इंटर बैंक में जो 202 रुपये का 222 रुपये का हो चुका है, 202 का हो जाए क्या ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद की जा सकती है आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतर होगा। उधर ओपन मार्केट में $1 3 रुपये सस्ता होकर 219 रुपये का हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे इससे पहले। जी मैं ये जो आपने बताया करेंसी का, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अभी और जो है वो डॉलर कमजोर होगा, रुपया और मजबूत। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे तकनीकी वजूहात की बिना पर। अच्छा जी, दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन जंग की वजह से आलमी मैशत को भी जो शदीद खतरात लाहक हुए, पाकिस्तानी मैशत पर भी इसका यकीनी तौर पर एक बुरा असर पड़ा, जहां पर दुनिया के दूसरे ममालिक में पड़ा। हमारे यूक्रेन से अच्छे तजारती ताल्लुकात भी हैं, इस हवाले से भी मैं सवाल रेज करना चाहूँगी। डॉक्टर शाहिद साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर शाहिद साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, हुकूमत का मसला है कि मार्केट उनके कंट्रोल में नहीं है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है बार बार उनकी जानिब से। देखिए, मार्केट तो कंट्रोल में इस सेंस में है कि कौमी बचतें बढ़ाना, टैक्सों की वसूली बढ़ाना, शाना अखराजात कम करना, बरामदात में इजाफा करना, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को कम करना और सरमाए के फरार को रोकना, डॉलर की स्मगलिंग को रोकना, ये तो यकीनन जो है वो हुकूमत के इख्तियार में है। ये बात सही है, जैसे अभी आपने कहा कि अगर यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर की मईशतों को झटका लगता है तो, और अगर उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, महंगाई 50 वर्षों की तेज तरीन उस पर आ जाती है, तो उसके असरात तो यकीनन रहेंगे। लेकिन इसकी मौजूदगी में भी अगर हम मईशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दामात उठा लेते हैं तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, तो ये नहीं हमें कहना चाहिए कि मार्केट पर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। सही पॉलिसीज़ अगर हम बनाते हैं, जो अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, उस पर अमल करके यूक्रेन की जंग बढ़े खुदा न खास्ता, या कोविड-19 की नई लहर आए, या दुनिया की करेंसी जो हैं उनमें गिरावट आए, या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, उन सब के जो भी असरात मनफी हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें कहा है, जो कुरान ने भी, कि हम किसी पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालते जो जितनी उसकी बोझ उठाने की सलाहियत हो। ये एक विजडम का वर्ड है। ये है इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, उनको दानिशमंदी से इस्तेमाल करके हम मईशत की शरह तेज कर सकते हैं, महंगाई को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं, आवाम की मुश्किलात कम कर सकते हैं, लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया कर सकते हैं, तालीम की सहूलियात दे सकते हैं, इलाज मुआवजे की सहूलियात दे सकते हैं, मुल्क की वसाइल बढ़ा सकते हैं। ये सब हमारे इख्तियार में हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं, हाँ, उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अभी तक हम नहीं उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मिनरल से हमारी ज़रख़ीज़ ज़मीन है, हमारा एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं 5 गुना इजाफा मुमकिन है। 5 गुना इजाफे का मतलब ये है कि अगर फ़ी का आमदनी जो है वो देही इलाकों में अगर 5 गुना हो जाती है तो करोड़ों लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो इसलिए ये मायूसी की बातें करने के बजाय हम कहते हैं एक्शन करें और प्रूडेंट यानी दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाएं, तो ये यकीनन मुमकिन है। ये हम मानते हैं कि दुनिया में अगर यूक्रेन जंग से मुश्किलात आ रही हैं या ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, इन तमाम चीज़ों से ओहदा बढ़ाने का रास्ता मौजूद है और रहेगा। तो ये बहानेबाजी के बजाय एक्शन हमें करना पड़ेगा। अगर 200 पर भी आकर ठहर जाता है तो भी पुरानी कीमत पर वापस नहीं आएगा। आप कितना इसको कम होता हुआ देख रही हैं डॉलर को? गो के अभी IMF से कर्ज भी नहीं मिला और IMF ने लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दी है। लेकिन अगेन आप वाली बात को मैं एंडोर्स करूंगी कि मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए और जो ग्लास आधा भरा हुआ है उसको देखना चाहिए। जी, तो मैं ये समझता हूँ
कि 190 से 200 के दरमियान तो ये आ जाना चाहिए। तो अगर 240 से 190 पर आ जाता है तो मैं समझता हूँ तो ये इससे हमें फायदा उठाना होगा, इसलिए कि दुनिया की करेंसी भी तो डिप्रिशिएट कर रही है, ये हमें देखना होगा। यानी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उभरती हुई मईशत हैं, उनकी करेंसी को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने शरह सूद जो बढ़ा रहा है, यूरोपियन यूनियन जो बढ़ा रहा है, चीन की मईशत मुश्किलात का शिकार है। और जैसे मैंने आपसे कहा, बांग्लादेश जिसकी फी का आमदनी भारत से आगे निकल गई थी, वो अब IMF के पास गया रोता हुआ कि हाँ हम फंस गए हैं। तो हमें इन तमाम मुश्किलात का एहसास है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, मैं अब भी कहता हूँ, उस पर अमल करके इन मुश्किलात के बावजूद जो आलमी सतह पर हमें आ रही हैं और आएंगी, अभी ये बरकरार रहेगा, हम इस बुरान से निकल सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को वसाइल इतने दिए हैं कि अगर इजलास दुनिया में गेहूं की किल्लत है तो हम अपना एग्रीकल्चर को डेवलप करके अगर इंपोर्ट ना करें, खाने का तेल इंपोर्ट ना करें और अपना पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ाएं। देखिए, अगर हम पेट्रोल की कंजम्पशन ही अगर कम कर दें, बिजली की कंजम्पशन कम कर दें, तो दरामदात हमारी बहुत कम हो जाएंगी। यानी दरामदात कम करें, बरामदात बढ़ाएं और लोगों को रोज़गार मुहैया करें, माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे दें, तालीम सेहत करें और GST को कम करें, पेट्रोलियम लेवी को कम करें और 4200 अरब रुपया हम इनकम टैक्स की मद में कम वसूल कर रहे हैं। उन अशराफिया से वो लेके आवाम पर और मईशत पर आप अगर खर्च करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि हम आइंदा IMF के प्रोग्राम से बाहर ना निकल सकें। हालांकि 1993 के बाद से अब तक यही हो रहा है। ये हुकूमत भी, शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर आज़म हैं और वो 23वीं मरतबा IMF के पास गए हैं 1958 से। अब हमें इस शैतान से अगर नहीं निकलते, शैतानी चक्कर से, तो खुदा न खास्ता मुश्किलात होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कि पाकिस्तान और आलमी मईशत पर जो इसके असरात मुरतब हुए हैं, लग रहा है कि रूस इस जंग को अब मजीद तवील लंबा करना चाह रहा है। इस पर मैं कमेंट आपका लाजमी लेना चाहूँगी, इससे पहले मैं सेगमेंट वाइंड अप करूँ। जी देखिए, इसके जो झटका लगा है आलमी मईशत को, ये तो बिल्कुल सामने है। और मैंने जैसे कहा कि बेशतर जो मईशतें हैं वो महंगाई 50 वर्षों की बुलंद तरीन सतह पर है। ग्रोथ रेट आलमी जो है एवरेज को 2% पर आ सकता है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन रूस ने एक फैसला किया है, बहुत सोच समझ के किया है और उन्होंने इतनी जल्दी इसका ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। और मगरबी ममालिक जो हैं वो भी इसको हवा दे रहे हैं अपने अपने सियासी मुफादात के लिए। तो भारत ने कुछ एक्शंस लिए हैं कि वो जो है वो तेल कोयला खरीद रहा है रूस से लोकल करेंसी में। हमें भी इस तरह से करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तिजारत है, दूसरी तिजारतें हैं। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा खाना आता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और यूक्रेन की जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने का इम्कान नहीं है, तो हमारा कामयाबी ये है कि इन्हीं हालात में, इन्हीं मजबूरियों में, इन्हीं इंटरनेशनल हालात में कि आलमी इसमें झटका लगा है मईशत को, उसके बावजूद हम इसको मुश्किल से निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी, वो यकीनी है, और मेरा ख्याल है हमें इसको बर्दाश्त करने की आदत डालने के साथ ये देखना चाहिए इन हालात में हम मईशत को आवाम के नुक्ता नज़र से कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये है बुनियादी मुद्दा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और तमाम सूरत हाल से मुतालिक वो हमें आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, खुशामदेद खुशामदेद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने जहां 2 अहम मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वहीं रेसलिंग में पाकिस्तानी पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इनाम बट, ताहिर शरीफ, इनायतुल्लाह ने और जमान अनवर ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक दौर था कि फने पहलवानी में पाकिस्तान का बहुत ही नुमाया मुकाम था। आज भी कौमी रेसलर कम सहूलियात के बावजूद अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जमान अनवर, हमारे हीरो हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जमान। बहुत खुशी हुई है हमें और पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र है, आप पर नाज है। जब कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो दिल से खुशी महसूस होती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल से नवाजा है, तो अल्लाह ताला का बड़ा ज़्यादा एहसान है। माँ बाप की, बहन भाइयों की दुआएं थी, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये करम किया मुझ पर। आपने फाइनल खेला, सिल्वर मेडल आपने जीता,
यकीनन बहुत खुशी है आपको, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है आप, लेकिन ये इतना आसान डेफिनेटली नहीं होगा। बड़ी जर्नी रही होगी, बड़ी आपकी स्ट्रगल रही होगी। हमारे नाज़रीन के साथ तो शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो हमारे सहूलियात दी थी, पाकिस्तान में जो रहकर अवेलेबल थी, उसके मुताबिक हमने दिन में 3 दफ़ा ट्रेनिंग करते थे। मॉर्निंग सेशन करते थे 5 से 7, फिर 10 से 12 करते थे, फिर इवनिंग में करते थे। तो ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में जो रहकर हो सकती थी वो अपनी तरफ से पूरी की थी। उसका ही नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मेडल दिया है। अच्छा, सहूलियात का फुकदान यहाँ पर है, क्यों है, कहाँ पर बेहतरी हो सकती है? ट्रेनिंग्स और पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है आगे आने वाले टाइम में? कहाँ पर कमियां है? मैं चाहूंगी आप उनको हाईलाइट जरूर करें। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मैं वही कहूँगा, पाकिस्तान में रहकर जो फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती थी वो हमें मिली थी, तो हमने उसको अपना उसके अंदर रहकर ट्रेनिंग की। लेकिन इस कंपटीशन के लिए, इस लेवल के कंपटीशन के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, डीजी सर जमान साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी बोला है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती तो ये तो क्या होता? फिर सोचे ना, अगर प्रॉपर सर्व किया होता उस तरह से तो फिर तो मतलब कि कमाल ही हो जाता। हाँ जी, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल के कलर भी चेंज होने थे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होंगे। हमें तो पूरी उम्मीद है आपसे और बाकी तमाम लोगों से। जी नेक्स्ट कंपटीशन आ रहे हैं हमारे। सैफ गेम जो पाकिस्तान में ही हो रही है वो आ रही है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होगी, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड होंगे। तो इन कंपटीशन के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए ज्यादा है कि अगर मैं ओलंपियन या वर्ल्ड चैंपियन से ट्रेनिंग करता तो जो फाइनल में मेरा हरीफ था वो बेसिकली है तो भारत का, लेकिन रहता कनाडा में है, ट्रेनिंग वो अमेरिका में कर रहा है, 10 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है अमेरिका में। तो अगर इस मेयार के रेसलर को आपने जीतना है तो आपको उस मेयार की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो यही सबसे अपील भी है, और यही है कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग नेक्स्ट दी जाए तो हम ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक में मेडल भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है आपकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी होगी और आप एक से बढ़कर एक मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे और पाकिस्तान के लिए इसी तरह से फख्रे पाकिस्तान बनते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम रोशन करते रहेंगे। अच्छा जमान, अब पहलवान की तो खुराक पर ही अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। जैसे नू के वालिद साहब ने बताया कि उनके बेटे की खुराक पर 10 लाख रुपए खर्चा आया, तो आप बताएं आप कितना खाना खाते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग कैसे करते हैं? जी खाना तो आपको पता है, मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। खाना तो वैसे भी हम थोड़ा सा ज्यादा ही खाते हैं, लेकिन ऊपर रेसलर होने की वजह से 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, तो इसकी रिकवरी के लिए खाना तो ज्यादा ही खाना पड़ता है। हाँ जी, तो आपको पता है महंगाई कितनी चल रही है, मैं भी इससे भी ज्यादा खा लिया हो जो नू के वालिद ने बताया। तो इस तरह कुछ चलता ही रहता है, ये गेम इस तरह की, आपने अच्छा फूड खाना है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी खा लेते हैं। क्या तो गुजरावाला के तो चिड़े भी बड़े मशहूर हैं, लोग लाहौर से ट्रेवल करते हैं वहां पर जाने के लिए और बड़ा वो उनका जायका भी और जबरदस्त मशहूर है। तो आपके टेबल पर खाने की कौन कौन सी आपकी फेवरेट चीजें होती थी? और अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद लेथार्जिक हो जाते हैं ना, नींद और ड्रॉजीनेस हो जाती है, तो फिर जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कितने घंटों का होता है? मैं चाहूंगी वो जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं आप हमारे देखने वालों को। हाँ जी, खाना तो वैसे तो हम ज्यादा खाना जो है ना वो अपना कम मसालों वाला खाते हैं, खुद पकवा कर खाते हैं। बाहर का खाना तो वो हम इतना नहीं खाते, उससे स्टैमिना में मसला आता है। तो हाँ जी, उसके बाद ट्रेनिंग करते थे हम मॉर्निंग में 2 घंटे, सुबह करते थे रनिंग और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ते थे। तकरीबन 1.5 घंटा हमारा सेशन होता था। फिर उसके बाद 10 बजे हम मैट ट्रेनिंग करते जो 10 से 12-1 बजे तक चलती थी। फिर उसके बाद इवनिंग में हम जिम जाते थे जो 2 घंटे मैक्सिमम होता था हमारा जिम में सेशन। तो ये रूटीन थी, इस तरह चलते थे। क्या तासुरात थे आपकी फैमिली के सबके, कैसे सबने आपकी हौसला अफजाई की? हाँ जी, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे
लेकिन सब यही कह रहे थे कि गोल्ड आना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, जिस तरह की ट्रेनिंग थी, जो भी सिस्टम था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सिल्वर भी दिया। अभी तो इतनी फैसिलिटीज कम होने के बाद ये आप लेकर आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जरूर और बेहतर होगा। फन पहलवानी की बात कीजिए तो पाकिस्तान में इसका हमेशा से नुमाया मकाम रहा है। कहाँ कहाँ पर हम लैग करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इस फील्ड को इसको बेहतर कर सकते हैं, और कितनी पोटेंशियल है हमारे नौजवानों में? हाँ जी, ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में एक भी एकेडमी नहीं है जहां इंटरनेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग की जा सके, यानी कि सारी फैसिलिटीज मौजूद हो। अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो उनके हर मेन इलाके में एक इंटरनेशनल एकेडमी है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग है रेसलिंग के मुतालिक। तो अगर हम उनसे लड़ते हैं इस तरह, हम जब होते हैं गुजरांवाला में तो हम मट्टी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान कैंप में होते हैं तो मैट मिल जाता है, तो इस तरह हम जाते हैं मैट पर लड़ने। अगर ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल होगी तो जो आने वाली नस्ल है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला नया टैलेंट निकलेगा। अगर इस तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान में मिल जाए तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रेसलिंग में ओलंपिक चैंपियन भी होंगे इंशाल्लाह से। वैसे मुझे बताएं, कहीं पर जब आप जाते हैं अपने इलाके में, गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है, तो लोग डरते हैं कि भाई ये देखो पहलवान है, भाई इसके साथ तो नहीं उलझना, कोई बात नहीं करनी, इसमें तो पकड़ लेना है, फिर क्या होगा? ऐसा कभी हुआ कोई मजेदार किस्सा, कोई वाकया हुआ? हाँ जी, नहीं, इससे बरक्स है काम। अच्छा। हमारे इलाके में इधर जो पहलवान हो, जो पहलवानी को जानता हो, पहलवानी को समझता हो, उसको पता हो कि क्या कदर है पहलवानी की, तो उससे तो लोग बात करते हुए बिल्कुल नहीं करते, उससे हर तरह की बात कर लेते हैं। और पहलवान इधर आ, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। उनको पता है कि शरीफ बंदा है, इसने आगे से क्या कहना। तो इस तरह ये सीन होता है। ये उल्टा है, ये सब मशहूर है कि जी पहलवान आएगा वो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। जो होगा पहलवान अल्लाह को मानने वाला होगा तो वो तो लोगों के लिए फेवरेट वैसे ही होता है, उसको हर बंदा ही कह रहा होता है भाई इधर आ, ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। ये तो आपकी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतने हम्बल हैं कि आप ऐसे बात करें। वैसे अगर पहलवानी सीखने के लिए क्या क्या गुण होना जरूरी है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे? पहलवानी सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो ना पहलवानी के मुतालिक जानना पड़ेगा कि पहलवान होते क्या है। अगर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं जब से पहलवानी शुरू किया तकरीबन 10-11 साल हो गए मुझे, मैंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ता रहता हूँ मैं। अगर नमाज छूट भी जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये ना मेरे कंपटीशन पर असर पड़ेगा, इसका अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाएगा। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा अहम है इस फील्ड में। और उसके अलावा मेहनती होना जरूरी है, अपना फाइट पर फोकस करने वाला होना जरूरी है, दूसरे कामों से अवॉइड करना। अगर आप दिन में 3 दफा ट्रेनिंग करेंगे तो इसको रिकवरी के लिए आपको सारा दिन ही निकल जाता है। अगर मॉर्निंग में आपने ट्रेनिंग की है तो 3 घंटे मिले हैं आपको, 3 घंटे आप रेस्ट नहीं करेंगे तो 10 बजे वाली ट्रेनिंग नहीं आप कर सकते। अगर 10 से 12 आपको ट्रेनिंग की है आपने, 1 बजे तक किया, तो अगर आप 1 से 5 बजे तक रेस्ट नहीं करेंगे तो आप शाम में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। यानी कि आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है किसी भी पॉइंट पर आके कि बॉडी फिजिकली या आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओ, वो नहीं करना। जी, ये सबसे बेसिक रूल है रेसलिंग का कि आपने अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने जिस्म की रिकवरी करनी है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो सारा दिन गुजर जाता है, नमाज पढ़नी है, ट्रेनिंग करना है, सो जाना है, फिर नमाज, फिर उठना है, फिर ट्रेनिंग ज़मान इतनी प्यारी बात की है, शायद आपको खुद भी उस बात का आई एम श्योर एहसास होगा, लेकिन देखने वालों के लिए मैं रिपीट करना चाहूंगी। मैंने इनसे पूछा कि मुझे पहलवानी के बताएं सीखने के लिए गुर कौन कौन से होने चाहिए या इंपॉर्टेंट है, तो आपने पहली बात जो कि इतनी प्यारी बात है कि खौफ खुदा, नमाज आपने बोला आप पढ़ते हैं और खुदा नाराज ना हो जाए, यानी कि डाउन टू अर्थ होना कितना जरूरी है। हम चाहे जिंदगी में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए, ये हमारी बदौलत नहीं है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, उसकी ब्लेसिंग होती है, और हम जितने आजिज होंगे वो रब हमें उतना ही नवाजेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनके रवैये, उनके बर्ताव ही तब्दील हो जाते हैं। तो ये आपने बात बड़ी प्यारी की। दूसरी बात आपने बोली मेहनत, तो यानी कि आप अगर आजिज हैं, अगर आप काइंड हैं, तो नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, उसके बाद मेहनत ऑब्वियसली
आप जिस भी काम में करेंगे तो उसका जो फल है वो तो ऊपर वाले की ज़ात देगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ज़मान, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्ट विशेस टू यू, और आगे भी आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। प्रोग्राम में लेंगे जनाब ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक, खुशामदीद। सोशल मीडिया पर वायरल नन्हे बैट्समैन की बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात हो गई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने एक बच्चे की बैटिंग करते हुए वीडियो देखी, उसको शेयर किया और मदाहों से उसका नंबर मांगा। मोहम्मद यूसुफ ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि इस बच्चे को अगर कोई जानता है और अगर किसी के पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर किसी भी किस्म की कोई डिटेल है तो वो उनको जरूर सेंड करे। कम उम्र बैट्समैन ने आज साबिक कप्तान और लेजेंडरी मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की और उनके साथ नेट प्रैक्टिस भी की। इस दौरान कौमी टीम के बैटिंग कोच ने उनको टिप्स भी दी। मजीद हम बात करेंगे जनाब, हमारे साथ नन्हे मुस्तफा खान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर, मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो मुस्तफा, वेलकम टू द शो। जब आपको मालूम हुआ कि पाकिस्तान के नामवर बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ आपको तलाश कर रहे हैं तो उनको कैसा महसूस हुआ, ये हम मुस्तफा से डेफिनेटली जानेंगे। हमारे जो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, ये साबित कर दिया गुलाम मुस्तफ़ा ने। जो फैसलाबाद का एक नन्हा मुन्ना खिलाड़ी है जिसके बैटिंग जो है देखकर जो है मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट के कोच हैं वो भी इनके गर्विदा हो चुके हैं और उनके साथ मुलाकात के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और इस बच्चे के साथ मुलाकात भी किया और साथ में इसे टिप्स भी दिए हैं। गुलाम मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, आपके पास नामवर खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ आए थे तो आप क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनसे मिलने का बहुत खुशी हुई है मुझे उनसे मिलकर, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ख्वाब है और बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहम्मद यूसुफ सर से मिला, मोहम्मद यूसुफ सर से मिला और बहुत खुशी है। अभी भी बहुत खुशी है कि अगली बार फिर बुलाएं और मेरा नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन हो। जब मुलाकात हुई है मोहम्मद यूसुफ साहब से आपकी तो उन्होंने आपको क्या कहा, क्या टिप्स दी आपको? उन्होंने टिप्स दी कि बॉल आगे हो ना, ये टांग पर गेंद हो तो ना उसके टांग को थोड़ा सा पीछे करके और गेंद को बना के शॉट मारना। उन्होंने कहा गेंद में नज़र रखनी, जब तक गेंद हाथ से नहीं ना छूटता तब तक तुमने रेडी रहना, जब हाथ से छूटेगा तो आगे होगा तुमने ऐसे इसको ड्राइव खेलना। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ है या फिर क्रिकेट का? दोनों का शौक़ है, पढ़ाई का भी शौक़ है और क्रिकेट का भी शौक़ है। 70% ज़्यादा क्रिकेट में होते हैं, 30% ज़्यादा पढ़ाई पर होते हैं। ज़्यादा क्या नाम है, सुबह स्कूल जाना होता है, फिर आधा घंटा सुबह प्रैक्टिस करते हैं, आधा घंटा शाम को और 1.5 घंटा फील्डिंग करते हैं। अच्छा, आपको बैटिंग पसंद है या बॉलिंग, और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? मुझे बैटिंग पसंद है और मेरा फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम है। मैं उनको कहना चाहूँगा जब मैं बाबर आजम से मिलूँगा उनसे थोड़ी सी टिप्स लूँगा कि ऑफ वाला शॉट कैसे मारते हैं। उनसे तो ड्राइव वाला शॉट पूछूंगा, स्ट्रेट वाला पूछूंगा, और जो उनके कोच हैं उनसे मिल चुका हूँ। अच्छा, जब मोहम्मद यूसुफ आप बैटिंग करते थे उस वक्त तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो आप क्या कहते हैं उसके वाले से? क्या पैदा नहीं हुआ, वीडियो तो देख सकता, वीडियो भी नहीं आ सकती, क्या क्यों वीडियो भी नहीं आ सकती। बाबर आजम की भी देखता हूँ, बाबर आजम अभी भी खेलता है उसमें नेट में। मेरा ज़्यादा शौक था बाबर आजम से मिलूँ, लेकिन सबसे उनके कोच मिल गए सर मोहम्मद यूसुफ, तो उनसे कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर मिलूँ ना तो मुझे कुछ स्पॉन्सर करें, और पीसीबी से कहना चाहूँगा कि मुझे अपनी अकेडमी में खिलाएँ। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ जब आपसे मिले उन्होंने आपको टिप्स दी थी, वो टिप्स आपको याद है तो हमें भी बताएं कैसे, कौन सी टिप्स दी थी? मैं एक बार फिर बता दूँगा, इस बार फिर बता दूँगा। टांग पे गेंद होगा ना, उन्होंने कहा छोटी टांग पीछे करके ऐसे मारना है, और उन्होंने ये भी कहा कि गेंद जब तक हाथ से छूट जानी है तो तुमने ऐसे ही रहना, जब हाथ से छूटेगा ऐसे गेंद में नज़र रख के ऐसे शॉट मारनी। और उन्होंने कहा कि वो मुझे अपने घर मिलने आए थे, ये हमारे घर उन्होंने फैसलाबाद में तलाश करके मुझे ढूंढे। तो कैसा लगा आपको, खुशी हुई है इस बात की? मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि मुझे ये लगा ख्वाब है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपका शुक्रिया और अगली बार फिर मिलें।
तो ख्वाहिश क्या है आपकी, क्या कैसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं और किस पीसीबी से या हुकूमत से कोई मुतालबा भी करना चाहेंगे? मैं बाबर आजम से भी अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने पास रखें और मुझे 4-5 साल क्रिकेट खिलाएं और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जी बिल्कुल, बच्चे के जो है जज्बात बुलंद हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि पीसीबी और हुकूमत जो है इस बच्चे को जो उस स्टेज पे लेके आए कि बच्चे को प्रैक्टिस जो है अच्छे अंदाज में और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौमी टीम का नाम रोशन करे। दैट्स ग्रेट एंड बेस्ट विशेस टू यू मुस्तफ़ा। बाबर आजम आपके फेवरेट प्लेयर हैं, तो बाबर आजम साहब सुन लीजिए, मोहम्मद यूसुफ साहब तो आ गए मैदान में और उन्होंने बड़े टिप्स और भी सिखाए मुस्तफा को, तो आप भी जरूर मिलिए बच्चे से और उसकी हौसला अफजाई कीजिए। टैलेंट है जनाब और पूरी दुनिया आने वाले वक्त में ये टैलेंट क्यों ना देखे। प्रोग्राम का वक्त जनाब खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।